फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से कनेक्टेड, इसमें हम 15th सेंचुरी जो इंग्लिश लिटरेचर की है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं आपको इस वीडियो को समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि पहला पॉइंट मैंने लिखा ए बैरन एज। 15th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर के हिसाब से बैरन एज कहेंगे, यानी कि बंजर युग कहा गया। बंजर युग इसलिए कहा गया क्योंकि 15th सेंचुरी में इंग्लैंड में कोई भी किसी भी साहित्य के क्षेत्र में, किसी भी जर्नल में कोई महान लेखक नहीं हुआ। हालांकि 14th सेंचुरी में चौसर जैसा महान लेखक हुआ जिनके द्वारा लिखी गई कैंटरबरी टेल्स थी। उसके जस्ट नेक्स्ट शताब्दी में कोई भी ऐसा लेखक नहीं हुआ जो कि चौसर के समकक्ष भी हो पाता। इसलिए इस एज को बैरन एज कहा गया है। अब बैरन एज आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे कुछ रीजन भी है कि आखिरकार ये युग बंजर क्यों रह गया, क्यों इसमें महान पोएट्स या महान राइटर्स नहीं हुए। तो उसके पीछे जो हिस्टोरियन हैं, जो साहित्यकार हैं, उन्होंने अपने कुछ फैक्टर्स दिए हैं। तो हम उन फैक्टर्स की बात करते हैं। जैसे लिखा है फैक्टर्स फॉर अनप्रोडक्टिवनेस। तो इसमें भी मैंने कुछ पॉइंट्स आपको दिए हैं। सबसे पहला है पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। जो साहित्यकार हैं उनके अनुसार उस समय इंग्लैंड में राजनीतिक संघर्ष बहुत चरम पर था। काफी युद्ध की स्थितियां थी, जैसा कि मैंने आपको 14th सेंचुरी में समझाया। फ्रांस से युद्ध चल रहा था लगातार, और आप कह सकते हैं कि पावर को प्राप्त करने के लिए संघर्ष बढ़ते चले जा रहे थे, जिसका कि समाज और साहित्य पर भी प्रभाव पड़ रहा था। तो पहला कारण तो यह है कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि राजनीतिक संघर्ष पहला कारण था अनप्रोडक्टिवनेस का। दूसरा मैंने पॉइंट दिया है द वॉर्स ऑफ रोजेस 1454 टू 1486, यानी कि 1454 से लेकर 1486 तक हाउसेस ऑफ यॉर्क और लैंकेस्टर के बीच युद्ध चला इंग्लैंड में, जिसको कि द वॉर्स ऑफ रोजेस कहा जाता है। अब आप सोचिए 54 से 86 यानी कि लगभग 32 इयर्स ये युद्ध चला, तो इसका भी बुरा परिणाम पड़ा। तो ये भी फैक्टर हुआ अनप्रोडक्टिवनेस का। तीसरा था रिलीजन कंटिन्यू टू डिक्लाइन। जैसा कि 14th सेंचुरी में मैंने आपको समझाया था कि चर्च और एक्लेसिटिकल कैरेक्टर जो थे, चर्च संबंधी जो पात्र थे, वे बहुत अधिक भ्रष्ट हो गए थे, और भ्रष्टता के कारण जो इंपॉर्टेंस ऑफ चर्च थी समाज में, वो धीरे धीरे घटती चली जा रही थी। तो वही कारण है कि रिलीजन कंटिन्यू टू डिक्लाइन, लोगों का धर्म के ऊपर से विश्वास जो था उसका पतन होता चला जा रहा था। चौथा द लो स्टेट ऑफ एजुकेशन। उस समय जो इंग्लैंड की शिक्षा व्यवस्था थी वो निम्न दर्जे की थी। उस समय जब तक इंग्लैंड का विद्वान पढ़ने वाला इटली जाकर पढ़ाई ना कर ले, तब तक वो ये मानता था कि उसकी अब तक एजुकेशन पूरी नहीं हुई है, तो लोअर स्टेट था। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो भी थोड़े बहुत बुद्धिमान थे वह अपना पूरा एनर्जी मेडिवल जो सोच चली आ रही थी उसको सिद्ध करने में और उससे अपने आप को अलग करने में लगा ले रहे थे। तो इसके कारण भी अनप्रोडक्टिवनेस रही। पोएट्स वर इमिटेटिव, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर अनप्रोडक्टिवनेस का मुख्य कारण ये था तो वो था पोएट्स वर इमिटेटिव, यानी कि जो भी उस एज में कवि हुए 15th सेंचुरी में, वो सभी के सभी पोएट्स जो थे वो इमिटेटिव पोएट्स थे, कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। जस्ट लाइक अगर हम कहें तो दूसरे के जूते में पैर डालना, अपना जूता तैयार नहीं करना, यानी कि अपने
कदम नहीं बनाना, दूसरों के नक्शे कदम पर चलना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा है कि लोग व्यक्ति अपनी भी चाल खो बैठता है। तो वही कंडीशन थी, इमिटेटिव थे। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि अनप्रोडक्टिवनेस के कारण बने। अब मैं बात करता हूं कि आखिरकार थोड़ी बहुत जो पोइट्री इस एज में लिखी गई, तो कौन कौन से पोइट हुए थोड़े बहुत। तो पोइट्री ऑफ दिस पीरियड, अब पोइट्री ऑफ दिस पीरियड की बात करें तो मुख्य रूप से दो पोइट हुए, थॉमस ऑक्लीव और जॉन लिडगेट। थॉमस ऑक्लीव एंड जॉन लिडगेट, ये दोनों पोइट जो थे वो चौसर के कंटेम्पररी हैं। दूसरी बात, जैसा पॉइंट में मैंने समझाया, पोइट्स वर इमिटेटिव, और कैसे थे, इमिटेटिव थे। हालांकि 15th सेंचुरी में कुछ अच्छे पोइट भी हुए, लेकिन वो इंग्लैंड के नहीं थे। थोड़ी हम उनकी भी चर्चा करते हैं यहाँ। जैसे कि एक नाम आया है जेम्स फर्स्ट, कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के थे। इन्होंने दो बहुत अच्छी पॉइंट्स लिखी, एक का नाम है द किंग स्क्वायर और दूसरा है विलियम डनबर, सॉरी किंग स्क्वायर जो है ये आपकी पोएम है जेम्स फर्स्ट की। लेकिन जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड के लेखक नहीं थे, कहाँ पे थे, स्कॉटलैंड के। उसके बाद दूसरे राइटर हुए जिनका नाम है विलियम डनबर, जो ब्रिटिश पोइट थे। एक कहाँ के हो गए, स्कॉटलैंड के, तो दूसरे कहाँ के, ब्रिटेन के, यानी ब्रिटिश पोइट। तो इनके द्वारा जो विलियम डनबर थे आपके, इनके द्वारा जो पोइट्री लिखी गई उसका नाम है द थिस्टल एंड रोज, द थिस्टल एंड रोज। और एक और पोएम लिखी गई जिसका नाम है डांस ऑफ द सेवन डेडली सिंस, डांस ऑफ द सेवन डेडली सिंस। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंग्लैंड के कौन थे, सिर्फ थॉमस ऑक्लीव और जॉन लिडगेट। जो मैं जेम्स फर्स्ट की बात कर रहा हूं ये स्कॉटलैंड के थे और इनके द्वारा लिखा गया वर्क था द किंग स्क्वायर। दूसरे पोइट थे विलियम डनबर, कहां के थे, ब्रिटिश पोइट थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे। इनके द्वारा लिखी गई पोएम द थिस्टल एंड रोज और दूसरी पोएम का नाम था डांस ऑफ द सेवन डेडली सिंस। हाँ, 15th सेंचुरी में अगर सबसे ज्यादा मधुर पोएम चली, स्वीट पोएम चली, तो वो थी बैलेड्स। अगर आप कहें कि इंग्लैंड की जनता को प्रेम से जोड़े रखा, अगर लव इफेक्ट किसी भी कविता ने दिया, कुछ पोएम्स ने दिया, तो वो पोएम का जेनर है आपका बैलेड। और उस समय जो मोस्ट पॉपुलर आपकी बैलेड थी उनमें दो के नाम मैंने आपको लिखे हैं, एक थी चेरी चेज और दूसरी थी नट ब्राउन मेड। आपको बता दूं बैलेड राइटिंग है और ये बैलेड जो है वे ऐसी बैलेड हैं जिनकी ऑथरशिप अननोन है, किसने लिखी है नहीं मालूम है, लेकिन ये बहुत पॉपुलर बैलेड है इंग्लिश की। तो उस समय चेरी चेज और नट ब्राउन मेड जैसी बैलेड चल रही थी जो कि लोगों में पोएम के प्रति प्रेम को जागृत करे हुए थी। स्क्रीनशॉट लीजिए जरा एक मिनट। अब हम अगर आगे की बात करते हैं तो पोइट्री और पोएट्स के बारे में मैंने समझाया जो कि 15th सेंचुरी में हुए। अब हम बात करते हैं प्रोज राइटिंग की, वो भी 15th सेंचुरी में। तो अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि पोइट्री की अपेक्षा प्रोज में 15th सेंचुरी में इंग्लैंड में इंग्लिश लिटरेचर में ज्यादा प्रॉमिसिंग वर्क हुआ, ज्यादा अच्छा वर्क हुआ प्रोज राइटिंग में, ना कि पोएटिक राइटिंग में। उसके पीछे सबसे बड़ा अगर बेनिफिट था तो ये था जो मैंने लिखा कि विलियम कैक्सटन जो कि बाय प्रोफेशन एक ट्रांसलेटर थे, उन्होंने 1476 में इंग्लैंड में सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो एस्टैब्लिश की। सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस। बाय प्रोफेशन कौन थे, ट्रांसलेटर थे। ध्यान रखिए, आप पे इसी की वीडियोस दूंगा नेक्स्ट आपकी वीडियो में, और मैं नेक्स्ट मतलब जो क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे इससे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जब मैं वीडियो में समझाया करूं तो आप बहुत गौर से इसको सुनिए, ध्यान रखिएगा। तो विलियम कैक्सटन इंग्लैंड के निवासी थे, बाय प्रोफेशन एक ट्रांसलेटर थे और 1476 में इन्होंने इंग्लैंड में
पहली प्रिंटिंग प्रेस सेटअप की। चूंकि प्रिंटिंग प्रेस सेटअप हुई तो प्रिंटिंग प्रेस के सेटअप के बाद अधिक से अधिक मात्रा में बुक्स प्रिंट होने लगी तो वो बुक्स दूर दूर तक जाने लगी, आम व्यक्ति आम जनमानस तक पहुंचने लगी, और जब आम जनमानस तक पहुंचने लगी तो व्यक्तियों में पढ़ने की जिज्ञासा जागी। उस समय अगर हम बात कहें तो एक और बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ इस प्रिंटिंग प्रेस से, वो था बाइबल का प्रिंट होना। अधिक से अधिक मात्रा में बाइबल की कॉपीज को प्रिंट किया गया। लोगों को, क्रिश्चियनिटी को अपनी बाइबल और बाइबल में लिखी हुई बातों को समझने का मौका मिला। जो उस समय क्लर्जी थे, जो उस समय भ्रष्ट एक्लेस्टिकल कैरेक्टर्स थे, जो आम जनता को भड़काने का कार्य करते थे, उनको गलत डायरेक्शन दिखाते थे, जब लोगों ने बाइबल पढ़ी तब उन्हें ये बात समझ में आई कि वो जो कहते थे वो तो है ही नहीं कि बाइबल तो कुछ और कहती। तो बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। ऐसे विलियम कैक्सटन के द्वारा पहली सेटअप प्रिंटिंग प्रेस जो कि 1476 में हुई, इस कारण से आप कहें तो 15th सेंचुरी बैरन एज है, कुछ भी अच्छा नहीं, लेकिन एक सबसे अच्छी चीज है, वो है प्रिंटिंग प्रेस का सेटअप। ठीक है ना। अब एक बिशप थे रीजनल पीकॉक, जिनका नाम था, और इनकी खासियत थी कि ये कंट्रोवर्सीज में बहुत हिस्सा लिया करते थे। जहां कोई बहस, जहां कोई मुद्दा जागृत हुआ धर्म से संबंधित, तो उसमें इन्हें बड़ा इंटरेस्ट था। तो इन्होंने 2 इंग्लिश बुक्स लिखी, मैंने जैसा कि कहा है 2 इंग्लिश बुक्स। बाय प्रोफेशन क्या थे, बिशप थे, नाम क्या था, रीजनल पीकॉक। तो 2 इंग्लिश बुक्स इन्होंने लिखी। पहली बुक का नाम है बुक ऑफ फेथ, प्रोज वर्क है, ध्यान रखना, मैंने ऊपर लिख दिया है प्रोज, ये वर्क कैसा है, प्रोज वर्क है। तो पहली बुक का नाम है बुक ऑफ फेथ, और दूसरी इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम है रिप्रेसर ऑफ ओवरमच ब्लेमिंग ऑफ द क्लर्जी। कौन सी है, रिप्रेसर ऑफ ओवरमच ब्लेमिंग ऑफ द क्लर्जी। और ये बुक्स काफी फेमस हैं और आज भी इनको पढ़ा जाता है। उसके बाद एक और महान पुस्तक लिखी गई प्रोज राइटिंग में 15th सेंचुरी में, जिसको लिखने वाले लेखक का नाम है थॉमस मैलोरी। थॉमस मैलोरी, ये क्या है, राइटर्स नेम है। तो एक और बुक लिखी गई जिसका नाम, जो बुक लिखी गई उस राइटर का नाम है थॉमस मैलोरी, और उस महान पुस्तक का नाम है मार्टे ए आर्थर। क्या नाम है, मार्टे ए आर्थर। तो ये कुछ प्रोज वर्क जो कि फेमस हो, और मैं आपको बता दूं मार्टे ए आर्थर अंग्रेजी साहित्य की ऐसी पुस्तक है जिससे इंस्पायर होकर मैथ्यू अर्नोल्ड, स्वेनबर्न, विलियम मॉरिस और यहां तक कि एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जैसे लेखक इंस्पायर होकर लेखक बने। तो ये बुक मार्टे आर्थर किसके द्वारा लिखी गई, थॉमस मैलोरी के द्वारा, बहुत फेमस है, बहुत इंस्पायरिंग है, और कौन सा वर्क है, प्रोज वर्क है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए 15th सेंचुरी और 15th सेंचुरी से कनेक्टेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जो हो सकते हैं मैक्सिमम, वो मैंने समझाने का प्रयास आपको किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।